नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अचीवर्स एकेडमी में। हम लोगों ने पिछली क्लास में उपराष्ट्रपति से संबंधित कुछ तथ्यों को, कुछ बातों को सीखा। आज हम उसी के आगे प्रधानमंत्री के बारे में कुछ प्रारंभ करते हैं। सुबह के लेक्चर में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी लिखने और बोलने में, तो उसकी वजह से वो वीडियो डिलीट करना पड़ा, उसके लिए सॉरी। तो हम उसी को दोबारा रीशूट कर रहे हैं। तो हम आर्टिकल 74 क्लॉज 1 के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। आर्टिकल 74 और फिर उसके बाद आर्टिकल 74 क्लॉज 1, ये इन दोनों आर्टिकल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आर्टिकल 74 जान लेते हैं क्या होता है, आर्टिकल 74 में क्या प्रावधान है। आर्टिकल 74 में दिया है राष्ट्रपति को सलाह या सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होगी। अब इसी के बाद आर्टिकल 74 क्लॉज 1 में ये प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति को सलाह और सहायता के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मंत्रिपरिषद होगी, और इस मंत्रिपरिषद का जो प्रधान है, इस मंत्रिपरिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा। ये सीधा सा बात है कि आर्टिकल 74 क्लॉज 1 में प्रधानमंत्री के पद का उल्लेख है। हम चीज़ें सीख लेते हैं प्रधानमंत्री से संबंधित, उसकी शक्तियों को, उसकी योग्यताओं को और उसके फंक्शंस को, और उसका लोकसभा में यानी कि विधायिका में क्या स्टेटस होता है, इनके बारे में सीखते हैं। तो सबसे पहले हम प्रधानमंत्री के योग्यताओं के बारे में सीख लेते हैं। तो प्रधानमंत्री की योग्यताओं का जो वर्णन है वो प्रधानमंत्री की योग्यताएं हम देखेंगे। प्रधानमंत्री की योग्यताओं का वर्णन संविधान में नहीं है, संविधान में नहीं है। तब संविधान में नहीं है, तब फिर इसकी जो प्रधानमंत्री कैसे बनता है कोई व्यक्ति, तो इसके संबंधित में यानी कि जो नियुक्ति से संबंधित शर्तें हैं, नियुक्ति से संबंधित शर्तें दो हैं मुख्यतः। प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित शर्तें दो हैं। अब यहाँ पर इस टर्म को भी ध्यान में रखना है कि नियुक्ति होती है प्रधानमंत्री की, वो प्रधानमंत्री का अपॉइंटमेंट होता है। हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम योग्यताओं की बात जब कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित दो शर्तें होती हैं। दो शर्तें देख लेते हैं क्या होती हैं। हम देखते हैं कि वह सांसद या सांसद बनने की योग्यता रखता हो, बनने की योग्यता रखता हो, यानी कि वह सांसद हो, चाहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो करंट में, या फिर नहीं हो, लेकिन उसकी योग्यता है। हम योग्यताओं के बारे में डिस्कस करेंगे कि सांसद बनने की योग्यता रखता हो, और उसके साथ साथ देखेंगे कि उसे लोकसभा में बहुमत का विश्वास प्राप्त हो, उसे लोकसभा में बहुमत का विश्वास प्राप्त हो। विश्वास प्राप्त हो। हम यहाँ पर अब देखते हैं कि पहले इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं, इस टर्म को, जो कंडीशन नंबर 1 है। तो कंडीशन नंबर जो 1 है ये कहती है कि प्रधानमंत्री या तो सांसद हो, मतलब करंट टाइम में सांसद होने चाहिए, या फिर अगर नहीं है तो योग्यताएं होनी चाहिए कि सांसद बनने की योग्यता है। अब सांसद का मतलब है यहाँ पर कि वह लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन से आ सकते हैं। अब ध्यान देने वाली बात है कि जरूरी नहीं है। हम देखते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा में जो सांसद आते हैं उसमें राष्ट्रपति जी द्वारा कुछ मनोनीत भी होते हैं। जैसे राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन होता है, और राज्यसभा में 12 सदस्यों का जो मनोनयन होता है, जैसे देखेंगे राज्यसभा में राष्ट्रपति प्रेसिडेंट जो हैं, राष्ट्रपति साहब 12 सदस्यों का मनोनयन करते हैं। वो हमने बात की
कला साहित्य विज्ञान समाज सेवा के क्षेत्र में इनको अपॉइंट किया जाता है। या तो इसके जरिए आ जाए या फिर हम अभी तक जो संविधान संशोधन लेटेस्ट हुआ है 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जिसमें एंग्लो इंडियन को सस्पेंड कर दिया गया, उनके जो कार्यकाल को आगे नहीं बढ़ाया गया है, तो अभी तक वहां से भी आ सकते थे। राज्यसभा में हमने देखा और लोकसभा में मनोनयन, ये हालांकि प्रावधान हट गया है वर्तमान समय में। तो हम देखेंगे कि प्रेसिडेंट साहब ने मनोनीत किया हो किसी व्यक्ति को तो वो भी सांसद बन सकता है, और अगर सांसद बनने की योग्यता है उस व्यक्ति के अंदर तो वो प्रधानमंत्री बन सकता है। तो ये शर्तें हैं प्रधानमंत्री की। अब हम इसी से संबंधित एक और फैक्ट को देख लेते हैं। नियुक्ति की बात हमने की कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति मतलब प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है, वो चुनाव जिसका होता है हम देखेंगे वो एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि सांसद होता है, ना कि प्रधानमंत्री के रूप में। तो हम यहां पर देखेंगे कि नियुक्ति प्रधानमंत्री की जो की जाती है वो प्रेसिडेंट साहब के द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति साहब के द्वारा। तो हम यहां पर देखेंगे कि प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो यहां पर अपॉइंटमेंट टर्म से संबंधित है, ये ध्यान रखने वाला यहां पर फैक्ट था। और प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति का प्रावधान है ये आर्टिकल 75 क्लॉज 1 में है। तो प्रधानमंत्री की योग्यता और प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित चीज़ों के बारे में हमने सीखा। हम अब आगे इसी की शक्तियों के बारे में पढ़ते हैं और इसके वेतन और भत्तों को जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि पहले वेतन, सिंपल चीज़ें पढ़ लेते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री का जो वेतन होता है वो जो सांसद का वेतन होता है वही होता है, लेकिन इसमें कुछ भत्ते प्रधानमंत्री के रूप में उसमें ऐड हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो जो सांसद का वेतन होता है वही प्रधानमंत्री का भी वेतन होता है। अब कार्यकाल की अगर बात करें, देखिए अगर कार्यकाल की बात की जाए तो कार्यकाल क्या होगा। बहुत सारे लोगों को अगर आप में से ही अगर ऑप्शन दिया जाए कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल क्या होता है तो बहुत सारे लोग उत्तर देंगे कि 5 वर्ष होता है। तो हम यहाँ पर कार्यकाल के बारे में चर्चा करेंगे कि कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष नहीं होता है, वो लोकसभा में जब तक उसको विश्वास प्राप्त रहता है तब तक प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त होता है। तो हम यहाँ पर पहले वेतन से संबंधित बात कर लेते हैं, फिर कार्यकाल से संबंधित। तो वेतन क्या होगा, मैंने कहा जो सांसद का वेतन होगा, बस इसमें भत्ता ऐड हो जाता है। अब हम कार्यकाल की बात करते हैं। कार्यकाल हम बात करेंगे, कार्यकाल वह लोकसभा के विश्वास पर्यंत, प्रधानमंत्री लोकसभा के विश्वास पर्यंत पद धारण करता है। ये कार्यकाल है इसका, हमने देखा ये सिस्टम है इतना वेतन और कार्यकाल का। अब हम प्रधानमंत्री की शक्तियों के बारे में पढ़ने जाते हैं। प्रधानमंत्री की शक्तियां, पिछली भी क्लासों में हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो राष्ट्रपति की शक्तियां होती हैं वो वास्तविकता में प्रधानमंत्री साहब की शक्तियां होती हैं। तो प्रधानमंत्री की जो शक्तियां होती हैं हम इनके बारे में एक डिटेल में इसको चार्ट के माध्यम से पढ़ लेते हैं, पॉइंट के माध्यम से, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रधानमंत्री की जो शक्तियां होती हैं वो मंत्रिपरिषद के निर्माण, जीवन और मरण का केंद्र होता है। मतलब अगर प्रधानमंत्री साहब पद पर हैं तो मंत्रिपरिषद भी अस्तित्व में, अगर प्रधानमंत्री साहब पद पर नहीं हैं तो मंत्रिपरिषद का जो विघटन है वो हो जाएगा। तो हम यहाँ पर शक्तियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं इसकी। तो सबसे पहली जो शक्ति है हम बात करेंगे मंत्रिपरिषद। प्रधानमंत्री जो होते हैं वो मंत्रिपरिषद
के निर्माण, जीवन और मरण का केंद्र होते हैं। ये एक्सप्लेन किया गया है, केंद्र होता है। इसके साथ साथ अगर हम दूसरी शक्ति की बात करें तो प्रधानमंत्री साहब की सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति होती है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है उसी तरीके से अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति होती है। और कौन करता है? राष्ट्रपति। लेकिन ध्यान देने वाली है बात है, यहाँ पर सलाह प्रधानमंत्री की मान्य होगी। इसके साथ साथ अगर हम नेक्स्ट पावर के बारे में देखें कि प्रधानमंत्री की नेक्स्ट पावर क्या होगी, तो प्रधानमंत्री की नेक्स्ट पावर होगी कि वह मंत्रियों के बीच मंत्रालय और प्रधानमंत्री साहब मंत्रियों के बीच मंत्रालय और विभाग का बंटवारा करते हैं। अब इसको इस तरीके से देखा जा सकता है जैसे डिफेंस मिनिस्टर का जो पोर्टफोलियो किसको मिलेगा, मिस्टर एक्स को मिलेगा। होम मिनिस्टर की जो होम मिनिस्ट्री होगी यानी कि गृह मंत्रालय होगी वो मिस्टर वाई को मिलेगी। इसी तरीके से फाइनेंस मिनिस्ट्री जो होगी, वित्त मंत्रालय जो होगा वो मिस्टर जेड को या मिसेस जेड को मिलेगा। तो इस तरीके से जो प्रधानमंत्री ही मंत्रालयों और विभागों का बंटवारा करेगा। प्रधानमंत्री चुनेगा कि ये साहब जो हैं वो गृह मंत्री बनेंगे, जैसे हमारे वर्तमान समय में अमित साहब जो हैं, अमित शाह साहब। उसके साथ साथ हम देखें अगर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी जो हैं, तो ये जो हैं मंत्रालय और विभाग का बंटवारा भी प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। इसके साथ साथ अगर हम नेक्स्ट पावर की देखें तो हम कहेंगे कि मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता है। मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करेगा। अब यहाँ पर ये कैबिनेट टर्म का यूज हुआ है मंत्रिमंडल का। यहाँ पर हमने पिछली भी बार देखा कि कैबिनेट टर्म का जो प्रयोग है वो हमारे संविधान में केवल एक जगह पर हुआ है, वो भी कहाँ पर? नेशनल इमरजेंसी को अप्लाई करते समय जो सलाह दी जाएगी आर्टिकल 352 के तहत, वहाँ पर कैबिनेट टर्म का यूज हुआ है। हम आगे के लेक्चर्स में कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में जो अंतर होगा उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ अगर हम देखें प्रधानमंत्री साहब मंत्रियों के बीच श्रेणी क्रम निर्धारित करते हैं। मंत्रियों के मध्य श्रेणी क्रम का निर्धारण करते हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें, ये इसी से निकल के आएगा, जब तक प्रधानमंत्री अपने पद पर हैं तब तक मंत्रिपरिषद अस्तित्व में है, अन्यथा नहीं। तो ये प्रधानमंत्री के संबंध में कुछ पावर्स की बात रही। और अगर इसमें से देखें जो हमने पहले ही टॉपिक के रूप में स्टार्ट किया इसी में प्रधानमंत्री की शक्तियों में, कि जो राष्ट्रपति की शक्तियां होती हैं, राष्ट्रपति की शक्तियां वास्तविकता में प्रधानमंत्री की शक्तियां होती हैं। प्रधानमंत्री की शक्तियां होती हैं, इसके बारे में हमने पहले ही डिस्कशन कर लिया। तो ये प्रधानमंत्री से संबंधित कुछ तथ्य हैं। तो हमने तथ्यों में क्या देखा? आर्टिकल 74 क्लॉज 1 में प्रधानमंत्री के पद का उल्लेख है। और उसके बाद हमने देखा आर्टिकल 75 क्लॉज 1 में कि प्रधानमंत्री को जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति साहब के द्वारा की जाती है। आर्टिकल 75 क्लॉज 1, आर्टिकल 75 क्लॉज परंतु 1 में जो नियुक्ति के संबंध में प्रावधान है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। तो हमने इसके बारे में डिस्कस किया। अब प्रधानमंत्री से संबंधित केवल एक और आर्टिकल रह जाता है, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। कि हम देखते हैं कि जो प्रधानमंत्री साहब होते हैं वो मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति को जोड़ने वाली कड़ी होता है। हम देखेंगे कि प्रधानमंत्री जो देश का शासन है, शासन प्रशासन किस तरीके से चलाया जा रहा है। राष्ट्रपति समय समय पर
प्रधानमंत्री साहब से पूछते रहते हैं और प्रधानमंत्री साहब को उसका जवाब देना होता है। वो लिखित नहीं होता है, ज़रूरी नहीं कि वो मौखिक रूप में भी हो सकता है कि फ़ोन के माध्यम से, पत्राचार के माध्यम से। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होगा और प्राइम मिनिस्टर जो होगा वो प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को जोड़ने वाली कड़ी होगा। ये आर्टिकल 78 में ये प्रावधान है। आर्टिकल 78 हम क्या कहता है? अनुच्छेद 78 आर्टिकल 78 क्या कहता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद को जोड़ने वाली कड़ी है। ये प्रधानमंत्री से संबंधित आर्टिकल रहे। प्रधानमंत्री के बारे में हम लोगों ने जो इम्पोर्टेंट तथ्य थे, वेतन, शक्तियाँ, कार्य, कार्यकाल और किस तरीके से उसकी नियुक्ति होगा कि लोकसभा में वो बहुमत का नेता होना चाहिए और उसकी जो शर्तें हैं नियुक्ति से संबंधित, क्या शर्तों को पूरा करना चाहिए या योग्यताएं, क्वालिफिकेशन के बारे में हमने चर्चा की। अब हम इसी के बाद यहीं से एक छोटा सा टॉपिक और बच जाता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का जो पद है इसका प्रावधान अनुच्छेद 76 में है। तो हम देखते हैं क्या चीजें हैं। आर्टिकल 76, आर्टिकल 76 भारत का महान्यायवादी पद का प्रावधान है। सिंपल सी चीजें हैं, बहुत ज़्यादा इसके डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं, बस हम यहाँ पर देख लेते हैं कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। हम देखते हैं कि ये जो पद है महान्यायवादी का, भारत का अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का जो पद है वो ब्रिटेन से लिया गया है। ये याद रखने वाला है फैक्ट, ब्रिटेन से इस पद को लिया गया है। हम देखते हैं कि महान्यायवादी जो होगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होगा, भारत का अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, वो क्या होगा? ये भारत का प्रथम विधि अधिकारी होगा, प्रथम विधि अधिकारी भारत का। अब देखिए हम यहां पर एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, इसकी नियुक्ति या इसके पद का प्रावधान संविधान में क्यों है और इसकी नियुक्ति क्यों की जाती। तो हम देखते हैं सरकार का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, भारत सरकार का जो तर्क होता है या फिर भारत सरकार का जो विचार होता है विभिन्न न्यायालयों में, जैसे कोई डिस्प्यूट हो गया, हमको इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। कोई झगड़ा हो गया किसके बीच में? सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट, प्रांतीय सरकार, या फिर हम देखते हैं कि कोई एक्ट, अधिनियम भारत सरकार के द्वारा लाया जाता है, उससे किसी नागरिक के अधिकारों का हनन हो जाता है तब, या फिर ऐसी सिचुएशन अगर बनती है तो जो सरकार का पक्ष होता है विभिन्न न्यायालयों में, विभिन्न कोर्ट्स में रखने के लिए, हम देखते हैं ये व्यक्ति जो होता है भारत का महान्यायवादी जाता है। तो हम देखते हैं अब भारत का महान्यायवादी इतनी बड़ी पोस्ट है कि भारत सरकार का जो पक्ष होगा वो विभिन्न न्यायालयों में रखेगा। तो इससे संबंधित जो योग्यताएं हैं, क्वालिफिकेशन है, वो क्या हैं? तो यहाँ पर सिंपल सी क्वालिफिकेशन है लेकिन बहुत टफ है। क्वालिफिकेशन क्या है? सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता। अब देखिए हम अगर बात करें
कि लोकसभा में सांसद बनना है तो सिंपल सी 3-4 कंडीशन होती है। भारत का नागरिक हो, पागल दिवालिया ना हो, 25 वर्ष की आयु क्रॉस कर चुका हो, इस तरीके की छोटी छोटी जो है वो कंडीशन है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता, हम योग्यताओं के बारे में बहुत डिटेल में आर्टिकल 124 में पढ़ेंगे, जब भारत की न्यायपालिका के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात है, सुप्रीम कोर्ट का जज, भारत की सबसे उच्च अदालत का जज बनने की योग्यता होनी चाहिए। वही व्यक्ति अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पद पर अपॉइंट किया जाएगा। हम देखते हैं कि इसका वेतन क्या होगा। देखिए वेतन, अब सोचिए इस पद के लिए भारत के सबसे बड़े बड़े वकील आते हैं, चुने जाते हैं। अब भारत के सबसे बड़े बड़े वकीलों का चयन किया जाएगा, तो भारत के जो वकील होंगे, अब सोचिए कि अगर हम सिंपल सी बात करें, जैसे वर्तमान समय में जो हैं वकील या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया AGI हैं, उनकी जो कॉस्ट है, एक एक हियरिंग की कॉस्ट, एक एक सुनवाई की कॉस्ट 20-20, 25-25 लाख रुपए होती है। इससे पहले भी जो भी AGI की पोस्ट पर अपॉइंट होता था, उसकी एक एक हियरिंग की कॉस्ट 20-20, 25-25 लाख रुपए होती है। राम जेठमलानी सर का इस तरीके से अगर हम देखें तो उनकी अगर वो दिन में 5 हियरिंग उनकी पड़ गई तो समझिए कि उनका जो इनकम है 2-2.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो गया। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर वेतन शब्द का उल्लेख नहीं है। राष्ट्रपति साहब के द्वारा इसका जो शब्द प्रयोग हुआ है, इसके वेतन के लिए वो पारिश्रमिक शब्द का प्रयोग हुआ, रिटेनर शब्द का प्रयोग हुआ है। अब देखिए पारिश्रमिक इसलिए दिया जाता है, ये सम्मानीय थोड़ा सा शब्द है। अब सोचिए कि जिसका मंथ का इनकम 200-250 करोड़ रुपए हो, उसको 2.5 लाख रुपए सुप्रीम कोर्ट के जज का जो वेतन होगा, वो वेतन दिया जाएगा। वो करेगा क्या उसका? वो पेट्रोल डीजल का खर्चा निकालने के लिए। तो हम यहाँ पर देखते हैं वेतन से संबंधित वेतन। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के वेतन का प्रावधान अनुच्छेद 76 में है। हम देखते हैं इसको राष्ट्रपति के द्वारा समय समय पर निर्धारित पारिश्रमिक या रिटेनर दिया जाएगा जो राष्ट्रपति तय करे। तो हम यहां पर देखेंगे कि इस टर्म का प्रयोग हुआ, पारिश्रमिक, रिटेनर का। वेतन शब्द का प्रयोग नहीं है, इसको ध्यान में रखना है कि और इसका वेतन होगा क्या, यानी कि पारिश्रमिक क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट का जो जज होगा उसके बराबर वेतन होगा जो सुप्रीम कोर्ट का, मतलब लगभग 2.5 लाख रुपया, 2.5 लाख रुपए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को 2,80,000 70,000 रुपये मिलता है इसको, और सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है नॉर्मल जज उसको 2.5 लाख, और सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है मुख्य न्यायाधीश उसको 2.8 लाख रुपए के आसपास मिलता है, 2,80,000 रुपये के। तो 2,50,000 रुपये इसको मिलेगा। तो हम अगर यहाँ पर देखें 2,50,000 रुपये इसको मिलेगा सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर। हम देखते हैं इसका कार्य क्या होगा। अब कार्यों की चर्चा हो जाए, कार्यों के बारे में हम अगर कार्यों के बारे में चर्चा करें, हम कार्यों को देखने जा रहे हैं। AGI का जो कार्य होगा वो विभिन्न न्यायालयों में भारत सरकार का पक्ष प्रस्तुत करना होगा, ठीक है, एक काम हो गया। दूसरा कार्य होगा किसी कानूनी विषय पर भारत सरकार को सलाह भी दे सकता है, ये भी एक कार्य होगा। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो उसका जो कार्य होगा कि राष्ट्रपति के द्वारा सौंपे जाने पर कोई अन्य कार्य करना। तो हम कार्य देखते हैं इसके, भारत सरकार के पक्ष को विभिन्न न्यायालयों में रखना, पहला हो गया।
भारत सरकार को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को किसी कानूनी मसले पर, कानूनी मामलों पर सलाह देना, सलाह देना। इसके साथ साथ देखें कि राष्ट्रपति के द्वारा सौंपे जाने पर कोई अन्य कार्य करना। ये 3 कार्य हैं मुख्यतः, हम देखेंगे ये 3 कार्य हैं। अब हम इसके बाद कुछ इससे संबंधित विशेष तथ्यों को सीख लेते हैं कि जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, जिसके पद का प्रावधान अनुच्छेद 76 में है, 76 में है, उसके कुछ महत्वपूर्ण फैक्टों को हम अगर देखें। देखिए, वह संसद की कार्यवाही में अधिकार पूर्वक भाग ले सकता है, और ये भी बात एकमात्र अधिकारी है, ये एकमात्र अधिकारी। तो हम देखेंगे कि एकमात्र अधिकारी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है। इसके साथ साथ अगर देखें तो संसदीय समिति, पार्लियामेंट्री कमेटी जो होगी, उसमें जो है वो मेंबर बनाया जा सकता है, सदस्य बनाया जा सकता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रख, कार्यवाही में तो भाग ले सकता है, समिति का मेंबर बनाया जा सकता है, लेकिन उसको किसी प्रस्ताव पर वोटिंग का अधिकार नहीं होता है। वोटिंग का अधिकार नहीं होता है। हमने बात की संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, संसदीय समिति का सदस्य बनाया जा सकता है। हम देखेंगे इसके साथ साथ में कुछ और मैटर है कि भारत सरकार के अगेंस्ट में कोई केस नहीं लड़ सकता है। जब वो भारत सरकार का एक कर्मचारी बन जाता है तो वो भारत सरकार के अगेंस्ट में कोई भी केस नहीं लेगा, ये भी तथ्य है। इसके साथ साथ देखेंगे कि वह सरकार की अनुमति के बिना किसी आपराधिक मामले पर सलाह नहीं देगा किसी भी व्यक्ति को। तो ये कैसा मतलब, कहने का मतलब है वो प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है, लेकिन प्राइवेट प्रैक्टिस में उसको दीवानी मामले जो होंगे उसमें सरकार से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन अगर कोई फौजदारी का मामला आता है, तो आपराधिक मामला जो आता है, क्रिमिनल केस आता है, तो अगर उसको सलाह देना है किसी व्यक्ति को तो सरकार से उसकी अनुमति लेनी पड़ेगी। इसके साथ साथ देखेंगे कि वह किसी कंपनी का, निजी कंपनी का जो है वो अध्यक्ष का पद नहीं ले सकता है राष्ट्रपति की अनुमति के बिना। तो हम देखते हैं यहाँ पर 3 चीज़ें और निकल के आ जाती हैं इस पद के लिए, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के लिए। क्या क्या है हम देखेंगे। देखिए, प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है, ठीक। सरकार के विरुद्ध किसी मुद्दे पर सलाह नहीं दे सकता है, नहीं दे सकता है। फिर अगर हम इसमें देखें प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है, इसके साथ साथ अगर हम इसमें जोड़ें कि क्रिमिनल केस में, आपराधिक मामले में सरकार की अनुमति के बिना, अनुमति के बिना सुझाव नहीं दे सकता, सुझाव नहीं दे सकता। इसके साथ साथ देखेंगे कि वह सरकार की अनुमति के बिना, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सरकार की अनुमति के बिना सरकार की अनुमति के बिना किसी कंपनी में निदेशक का पद
नहीं ले सकता। ठीक, ये चीज़ें थी। एक और तथ्य यहीं पर रह जाता है, अगर हम बात करें कि AGI की जो सलाह होगी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के महान्यायवादी की सलाह जो होगी वो सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होगी। तो इसके कुछ फंक्शंस के बारे में हमने सीखा कि वो किस तरीके से कार्य कर सकता है। हमने यहाँ पर बात की कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, वो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर, या उसका जो प्रधान होगा प्रधानमंत्री की सलाह पर। तो हम बात करेंगे कि ये जो पद है वो प्रसाद पर्यंत आता है। प्रसाद पर्यंत, किसके प्रसाद पर्यंत? राष्ट्रपति साहब का प्रसाद पर्यंत। तो राष्ट्रपति की जब इच्छा होगी, यानी कि इसका जो कार्यकाल है वो फिक्स नहीं है, निर्धारित नहीं है, क्योंकि यहां पर हम देखेंगे कि वो प्रसाद पर्यंत पद को धारण करता है। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से संबंधित जो भी प्रमुख तथ्य थे, जो भी प्रमुख कॉन्सेप्ट थे, हमने डिटेल में सीखा। आर्टिकल 76 अनुच्छेद 76 में AGI के पद का प्रावधान है। इसकी जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह से की जाती है। अगर राष्ट्रपति ऑप्शन आएगा तो राष्ट्रपति को टिक करना है। हमने देखा उसका जो वेतन होगा वो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर वेतन मिलेगा। इसके साथ साथ हमने देखा इसको हटाने की कोई प्रक्रिया नहीं, वो प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। तो उसको जब प्रधानमंत्री साहब की वास्तविकता में इच्छा होगी, यानी कि सरकार के चेंज होते ही ये AGI का जो पोस्ट है वो खाली हो जाता है। इसके साथ साथ हमने देखा कि वो सरकार को सुझाव देगा, विभिन्न न्यायालयों में भारत सरकार के पक्ष को रखेगा और राष्ट्रपति के द्वारा सौंपे जाने पर कोई अन्य कार्य करेगा। उस पर बाउंडेशन क्या क्या है, हमने बाउंडेशन की बात की कि प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है, लेकिन सरकार के विरुद्ध किसी मामले में किसी व्यक्ति को कोई सलाह नहीं देगा। इसके साथ साथ देखेंगे क्रिमिनल केस में भी अगर किसी व्यक्ति को सलाह देनी है तो सरकार की अनुमति चाहिए होगी। उसके साथ साथ हम देखेंगे सरकार के विरुद्ध किसी मामले में वो सलाह नहीं दे सकता। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो सरकार की अनुमति के बिना वो किसी कंपनी में निदेशक के रूप में अपॉइंट नहीं हो सकता। तो AGI और प्रधानमंत्री के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया। हम लोग आगे के लेसन्स में जो प्रधानमंत्री के बाद कुछ जो छोटे छोटे टर्म्स हैं उसके बारे में पढ़ते हुए पार्लियामेंट में इंटर करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही।